नहीं पता, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है एम्फेसिस देते हैं कि इसका फ्यूचर आउटकम मुझे नहीं पता क्या होना है। याद रहेगा, पक्की बात है। 706 क्या कहता है, एम्फेसिस कब देना है। एक चीज पढ़ाई मैंने, जब क्या हो जी, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू आउटकम ऑफ फ्यूचर लिटिगेशन, ठीक है, आउटकम ऑफ। अब इस रिपोर्ट में जो मैंने पढ़ाई, अभी आपको पढ़ाई है ये, इसमें क्या कह रहा है, वी ड्रॉ, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ आ रहा हूँ, सब लोग पहुंच गए इसमें। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर दिस एंड दिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हुआ पता क्या, सुनने के समझे, वो जो डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव जो साइन ही ना कर रहा रिपोर्ट को, और वो कुछ और डॉक्यूमेंट में साइन नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो बदनीयता हुआ ज़रा, उसने कंपनी से पैसे लिए हुए हैं, कंपनी ने उससे पैसे, पैसों की रिकवरेबिलिटी का कहा कि हमें पैसे हमें दें। और इस जब भी चीफ एग्जीक्यूटिव था उस ज़माने में इसने बहुत कंपनी के एसेट्स बेचे, कंपनी के एसेट्स, जिसकी वजह से कंपनी ने इस चीफ एग्जीक्यूटिव पे चोरी का पर्चा कटाया हुआ, अफेयर कटी हुई है, वो भी रिसीवेबल है, इसके अलावा कुछ लोन भी रिसीवेबल है। तो उन्होंने कहा दोनों का लिटिगेशन जारी है, इसका फ्यूचर में क्या बनेगा हमें नहीं पता, वो अटेंशन ड्रॉ कराइए, समझ गए। अब देखें, एक रिपोर्ट है, मैं अगर इस रिपोर्ट को सम अप करूँ, वापस आए ज़रा, थोड़ा सा अगर फोकस करें। 700 का फॉर्मेट लिया हमने, 705 की वजह से मॉडिफाई किया, 580 की वजह से डिस्क्लेमर दिया, और क्या आ गया, 505 कंफर्मेशन वाला स्टैंडर्ड, कंपनी एक्ट भी आ गया, IAS 12 भी आ गया, और अब 706 भी आ गई। आपने इम्प्लीकेशन देखनी पूरे इस पर क्या इम्प्लीकेशन है, ठीक हो गया। आए जी से पीछे वाली रिपोर्ट पे, ये मेरे ख्याल वही रिपोर्ट है, ये रिपीट हो गई है, इससे पहली बार क्लीन टेक्सटाइल में आ गए जी। इसमें भी ऑडिटर ने क्या दिया है, एडवर्स ओपिनियन, और पॉइंट ए से लेके एच तक, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है, ओपिनियन पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ our information and according to explanation given to us, because of the significance of the matters discussed in point A to point H of the basis of adverse opinion section of our report, financial statement 6 की 6 statements do not conform with accounting standards as applicable in Pakistan and do not give the information required by the Company Act and in the manner so required respectively do not give true and fair view, ठीक है। बेसिस ऑफ ओपिनियन पे पहला पॉइंट क्या है, कंपनी गोइंग कंसर्न ही नहीं है। अच्छा, आपने ये देखना है, मेक श्योर क्या करना है, मेक श्योर करने वाली चीज़ क्या कि 21 साल के अकाउंट्स हैं 2022 के, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, वो कहते हैं गोइंग कंसर्न है। अच्छा, सुनने लगा के क्यों, मैंने कहा एज डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 2 टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 2 में खुद लिख रही है मैनेजमेंट, अकाउंट्स मैंने तो ना बनाए, अकाउंट किसने बनाए हैं, मैनेजमेंट खुद क्या लिखती है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैविंग प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, मैनेजमेंट कहती है मैंने गोइंग कंसर्न बेसिस बनाए हैं। अच्छा सुने, कंपनी हैज इनकर्ड नेट लॉस ऑफ 1 मिलियन लॉस हुआ है, ठीक है, एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर 1.0 इन 1 बिलियन के एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, 1 अरब रुपए के। द कंपनी हैज डिस्पोज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन दिसंबर 2 साल पहले आपने अपनी काउंटिंग फैसिलिटी बेच दी है, और बेची कैसे है, बैंक ने आपको गर्दन से पकड़ा, बैंक ने गर्दन से पकड़ के आपका पूरा यूनिट सेल करवाया, 1 यूनिट, 2 में से 1 यूनिट सेल करवाया, और करवा के पैसे थर्ड पार्टी को दिए, थर्ड पार्टी से पैसे लेके खुद अपना लोन रिकवर किया। आप कहते हैं मैं गोइंग कंसर्न, ठीक है, इसको भी 2 साल हो गए, एंड कंपनी इज अनएबल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड, यानी लॉन्ग टर्म लोन तो बैंक ने एडजस्ट कर लिया बेच के, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन अभी भी पड़ा हुआ आपका,
करंट लाइबिलिटी एक्सीड्स इट्स करंट एसेट्स बाय 225 मिलियन, यानी करंट रेशो कितने से खराब है? मार्केट से 225 मिलियन से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ये हालात जा रहे हैं कि लॉस 1 अरब का एक्यूमुलेटेड लॉस, एडवर्स करंट रेशो, एसेट बिक चुके 2 साल पहले, ठीक है, इस साल भी लॉस आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म बोरिंग की कंप्लायंस आप नहीं कर पा रहे, और उस पर दूसरा यूनिट प्लेज हुआ हुआ, उस शॉर्ट टर्म पे दूसरा यूनिट प्लेज है। अच्छा अब मैंने कहा चले कोई आपके पास प्लान है इसको ठीक करने का, वो जो हम मांगते हैं मैनेजमेंट से प्लान, क्या आपका प्लान है गोइंग कंसर्न के बाद को, मैंने उसे प्लान मांगा। देयर इज नो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस दैट द मैनेजमेंट प्लान्स आर फिजिबल एंड आउटकम एंड अल्टीमेट आउटकम विल इंप्रूव द कंपनीज करंट पोजीशन। मुझे प्लान दे रही है भौंडा सा प्लान, हाँ जी पैसे लेके आएंगे, फिर कहाँ से लेके आएंगे? मुझे हमारी ज़मीनें बिकेंगी, ज़मीन की बिकी है, कोई आपके पास एविडेंस है, कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट है? वो भी नहीं। इसका मतलब उनको कंपनी में लाने का, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं इन आवर ओपिनियन बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स? जो पॉइंट नंबर ए में डिस्कस किए हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द फैक्टर्स मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर बी टू एच बिलो, गोइंग कंसर्न assumption used in the preparation of these measurements is not appropriate. Order opinion there is पे. Therefore, company may not be able to realize its assets and discharge its liabilities in normal course of business. हमें नहीं लगता कि normal course of business में काम, normal course of business क्या है कि यूनिट चले, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल हो, उससे प्रॉफिट हो, इससे उससे बेनिफिट नहीं करेंगे, अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ ही करेंगे। और अल्टीमेटली 2022 की रिपोर्ट है, आज 24 में ऐसे ही हुआ, वो दूसरा यूनिट भी का, और जो पैसे आए बैंकों को दिए, मार्केट को दिए, थोड़े से पैसे बचे उन्होंने अपने बच्चों को दे दिए, या जो करना कर लो, हमारे अपनी लाइफ गुजार ली। अब उनके बच्चों ने 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाई हैं, वो भी मैंने बना के इनकॉर्पोरेट करके दी हैं। यानी 2 साल बाद, जो हमने आज से 2 साल पहले रिपोर्ट दी थी, सच साहब की कंपनी ये गोइंग कंसर्न नहीं थी। ये एक पॉइंट काफ़ी था एडवर्स करने के लिए। हमने क्या पढ़ा है कि और भी पॉइंट्स बताने हैं डिस्क्लेमर की पोजीशन सूरत में और एडवर्स की सूरत में, जो अगर डिस्क्लेमर या एडवर्स वाला मसला ना होता तो इसकी वजह से आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, और अगले आगे वो पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। कैश विद बैंक जो आ रहा है ना 18 मिलियन का, रिमेन अनकन्फर्म्ड। हमने बैंक को लेटर लिखे, बैंक के साथ लिटिगेशन चल रही है, बैंक तो इनके साथ नक्को नक्की हुआ पड़ा, बैंक कि चौकीदार इनको गेट में नहीं घुसने देता अंदर, ठीक है। हमें कोई कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, मसला हल हो गया ना। रिमेन अनकन्फर्म्ड एंड अनरिकनसाइल्ड। अब इसका फिजिकल, इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या है? द क्वांटम ऑफ द फाइनेंशियल इंपैक्ट इज इम्प्रैक्टिकेबल। हमें नहीं पता क्या इंपैक्ट है इसका, हमें कंफर्मेशन मिलती, हमें रिकॉन्सिलेशन मिलती तो हम करते, ठीक हो गया। अच्छा आगे हैं, वी कुड नॉट ऑब्जर्व फिजिकल काउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड कैश इन हैंड ऑन द रिपोर्टिंग डेट। ना हम फिजिकल काउंट कर सके स्टॉक एसेट्स का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ना कैश का। 173 मिलियन का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रही है और 252 मिलियन कैश इन हैंड आ रहा है। इसका भी क्या इंपैक्ट है? द क्वांटम ऑफ द फाइनेंशियल इंपैक्ट इज इम्प्रैक्टिकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द रेलेवेंट। हमें नहीं पता क्या इंपैक्ट है, हम फिजिकल स्टॉक काउंट करते हैं, कंडीशन देखते तो फिर आपको बताते, कैश काउंट करते तो बताते, आप कैश काउंट मैनेजमेंट करवाए नहीं, समझ गए। आगे हैं ट्रेड डेटर्स 60 मिलियन के अनकन्फर्म्ड। छोड़ूं मैं पॉइंट, आगे चलते हैं, आगे चलें जी। अच्छा, गवर्नमेंट से पैसे लेने वाले हैं, किस किस शक्ल में? सेल्स टैक्स का रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड, ठीक है, 49 मिलियन और 11 मिलियन, ठीक है, रिमेन अनकन्फर्म्ड। सॉरी, हम क्या कहते हैं, ये दीज आर इम्पेयर्ड, थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में, कि ये दोनों इम्पेयर्ड हैं। 7 साल से 1 रुपया नहीं मिला रिफंड का, ना सेल्स टैक्स का ना, तो हम क्या भैया ये नहीं मिल रहा है, एसेट खत्म करो उसको। कोई कोशिश की नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए? वो जो हमने मिल बेची थी ना उसमें चले गए, तो उनसे ले लेने थे, उन्होंने रद्दी में बेची थी। यानी इतने शहजादे हैं कि मिल बेच के आए, रिकॉर्ड तो अपना ले आओ यार, कम से कम तशरीफ उठा के आ गए सिर्फ,
ठीक है, तो अब मैं कहा रिफंड पे कौन क्या देखेगा, आपकी शक्ल देखे रिफंड देगा कि आपकी शक्ल बड़ी प्यारी है ये रिफंड ले लें, नहीं मिलेगा ना। तो इसको फिर राइट ऑफ करो, इम्पेयर्ड है, बैड हो चुका है। हमने कहा इम्पेयर कहते नहीं करना, तो हमने कहा अगर ये प्रॉपर इम्पेयर करते तो 62.18 मिलियन से हमने क्या लिखा है आखिर में, हैड दिस प्रोविजन बीन प्रॉपर इम्पेयर्ड, यानी इसको प्रॉपर राइट ऑफ करते द लॉस फॉर द ईयर वुड हैव बीन इंक्रीज एंड करंट एसेट वुड हैव बीन डिक्रीज बाय दिस अमाउंट। इतने से करंट एसेट्स कम हो जाने से इतने से लॉस बढ़ जाना था। समझ गए? आगे आए, IAS 16 कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने कल भी डिस्कस की थी आपसे। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड एवरी 3 to 5 ईयर्स। अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल लिया है तो रिवैल्यूएशन फ्रेश करना है। कब करना है फ्रेश? नहीं, एवरी ईयर। अगर वेरिएशन ज़्यादा है, अगर वेरिएशन ज़्यादा तो हर साल। अच्छा, अगर वेरिएशन ज़्यादा नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड कहता है साइकिल बनाना है 3 to 5 ईयर्स का। अच्छा, ये क्या कहता है? 22 के अकाउंट ऑडिट कर रहे हैं, 22 के, ठीक है। कहते लास्ट जो हुई थी ना रिवैल्यूएशन, वो 2014 में हुई थी, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। सही ठोकी है ना पॉइंट, सही बनती है ना क्वालिफिकेशन। आगे हैं, तो हम लीगल एडवाइजर से कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सके। 15 लोगों से केस चल रहे हैं, लेबर में आपके केस चल रहे हैं, सेल्स टैक्स में आपके केस चल रहे हैं, बैंकों के साथ आपके केस चल रहे हैं, आपका लीगल एडवाइजर में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लीगल एडवाइजर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। अच्छा, उससे पूछा क्यों रिस्पॉन्स नहीं करे, कहता मेरी फीस नहीं दे रहे, इनसे कि मेरी फीस दे रहे, किससे मेरी 3 साल से फीस नहीं दी है। मैंने कहा फीस दे दो, कहते पैसे नहीं, मैं मौजे करूँ, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, IAS 21 पढ़ा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज वाला, कि अपने मॉनिटरी एसेट्स को आपने कन्वर्ट करना है 30 जून के रेट पे। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, सबने पढ़ा हुआ है। चलें, मॉनिटरी एसेट जितने भी होते हैं आपके, IAS 21 छोटा सा है, इररिलेवेंट सा है। IAS 21 कहते हैं जितने भी आपके मॉनिटरी एसेट्स हैं, उसको मॉनिटरी एसेट है, आपने देखें, आपने डॉलर्स लेने हैं अमेरिका से, एक कस्टमर से, डॉलर है 100 रुपये का, ठीक है। डॉलर कितने का आ रहा है? एज्यूम करता आपने $1 की एक्सपोर्ट की है 28 जून को, $1। आप क्या एंट्री करेंगे? 100 रुपये का डॉलर है, आप क्या करेंगे? से डेटर्स डेबिट 100 रुपीज़ और सेल्स क्रेडिट 100 रुपीज़। अब डेटर कितने का आ रहा है 28 जून को? ये 30 को भी 100 का होगा? नहीं, एज्यूम करता हूँ $30 110 का हो गया। अब क्या हो गया? 10 रुपये इंक्रीज हो गया ना। हम क्या करेंगे? डेटर्स डेबिट 10 रुपये से और अदर इनकम क्रेडिट 10 रुपये से। अपने जो डॉलर यानी फॉरेन करेंसी है उसको उस 30 जून को हमने रिवैल्यू कर लिया। समझ गए? इसके फॉरेन लोन्स हैं, 2 बैंक्स फंसाए हुए इन्होंने, 2 इंटरनेशनल बैंक्स, एक कोई दुबई का था और एक कोई कुवैत का या किसी जगह का बैंक था, उनसे लोन लिया हुआ, उनको भी डुबाया हुआ साथ। और अब वो आपने पे तो आपने डॉलर्स में करना है, उसको इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ। लाइबिलिटी थोड़ी अमाउंट पर रखी हुई है। उस ज़माने में लाइबिलिटी थी कोई 105-10 रुपये का डॉलर था, अब डॉलर हो गया 300 रुपये का। समझ गए? तो 200 मिलियन 200 रुपीज़ पर डॉलर आपकी अपनी लाइबिलिटी कम की हुई है। बनती है ना क्वालिफिकेशन, तो ये हमने इसमें लिखा। अच्छा, आगे हैं, आगे नहीं बल्कि इससे ही पहले हैं। इससे पीछे वाली रिपोर्ट में आइएगा, हाउस ऑफ एक्सपोर्ट्स। इसमें क्या इशू है जी? ओपिनियन कौन सा है? हाँ, अनमॉडिफाइड है। अगर बेसिक ओपिनियन देखें कोई मसला नहीं है, ऐसे ही है ना। हाँ, मसला क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। हमने पढ़ा ना कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट हो, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही हो, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दी गई हो, तो आपने क्या करना है? एम्फेसिस मैटर। एम्फेसिस मैटर अपने एम्फेसिस मैटर के सेक्शन में लेना, इसका अलग सेक्शन है, पढ़ा हुआ ना। वो देखो वो इशू है, क्या कहता है? वी ड्रॉ अटेंशन टू नो, बट चूंकि प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया हुआ उन्होंने कि अनसर्टेनिटी है, वी ड्रॉ अटेंशन to note 2.2 the settlement, which indicates company has closed many of its retail branches, कि बहुत सी रिटेल ब्रांचेस उसने अपनी बंद
कर दी हैं, विच हैज़ रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सेल्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसकी वजह से सिग्निफिकेंट सेल डिक्रीज हो गई है। हमने पढ़ा ना लॉस ऑफ मेजर कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा आगे फर्दर इट हैज़ इनकर्ड 268 समथिंग का लॉस हुआ है। द कंडीशन इंडिकेट द अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है जो कंपनी को कॉस्ट कर सकती है। गोइंग कंसर्न सब्जेक्ट टू क्वेश्चन हो सकती है, आज ठीक है, कल का कोई पता नहीं। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, ठीक है। एक नया सिनेरियो आ गया हमारे सामने, और पीछे चलते हैं। नासिर पैकेजेस, कौन सा ओपिनियन है जी? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है कि स्कोप लिमिटेशन या मटेरियल स्टेटमेंट और उसका नॉन परवेसिव इफेक्ट। और हम वर्ड का यूज करते हैं इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट इन केस ऑफ स्कोप लिमिटेशन। चलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्कसिंग बेसिस फॉर। इसका मतलब क्या है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ऐसे ही है ना। अच्छा मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है? वो देखिए ओरिजिनल पैराग्राफ नीचे आ गया, ओरिजिनल पैराग्राफ आ गया नीचे, और ऊपर एक पैराग्राफ आ गया। वही मतलब वही है, अपने प्रॉपर्टी प्लांट को रिवैल्यू नहीं किया, 3 साल से ज़्यादा हो गए। लास्ट रिवैल्यूशन कब हुई थी? 2011 में। अकाउंट कौन से बन रहे हैं? 2022 से। 11 साल हो गए अपनी रिवैल्यूशन नहीं अपडेट की। इसके अलावा सब कुछ ठीक है। इन आवर ओपिनियन, क्या ऑर्डर कह रहा है? इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट फाइनेंशियल गिव ट्रू एंड फेल। सिर्फ क्वालिफिकेशन है, समझ गए जी? चलें आगे। इससे पहली वाली रिपोर्ट में हस्कोल में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। इसके पॉइंट्स मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको ना फॉर्मेट पढ़ा दूँ मोटा मोटा। क्या कहता है ओपिनियन पैराग्राफ में? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऐसे ही है। और वी हैव ऑडिट किया, वी वर एंगेज टू ऑडिट, और खत्म, पहला पैराग्राफ खत्म कर रहा है एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन एंड वी स्टेट व्हेन वी हैव ऑब्टेन्ड, वो खत्म, वो पैराग्राफ नहीं आ रहा। फिर अगर ओपिनियन आया, फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के पैराग्राफ आए, ए से लेके, या खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ए से लेके एच तक। और जो ओरिजिनल पैराग्राफ है बेसिस का वो ओमिट कर दिया, ठीक है। फिर नीचे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे एंड पे हैं आगे, सबसे एंड में देखें अदर मैटर पैराग्राफ भी आ रहा है। अब आपने ये नहीं कहना कि सर क्या एडवर्स ओपिनियन के साथ हम अदर मैटर दे सकते हैं? ये देखें आपके सामने, डिस्क्लेमर साथ दे सकते हैं आपके सामने। वो रहा स्विनिंग में हमने क्या किया, डिस्क्लेमर दिया और साथ एमसी मैटर पैराग्राफ भी आ रहा है। यहाँ डिस्क्लेमर आ रहा है और अदर मैटर पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। इसमें समझ लेना रही पैराग्राफ की अदर मैटर। इस अदर मैटर मैंने आपको पढ़ाना है आज से, अगर टाइम मिल गया, या फिर कल से इंशाल्लाह। एक रिक्वायरमेंट, एक स्टैंडर्ड है ओपनिंग बैलेंसेस वाला। ओपनिंग स्टैंडर्ड ही कहता है अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस रिपोर्ट आपने नहीं दी, किसी और ने दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस में रिपोर्ट आपने नहीं दी, किसी, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल 2023 का रिपोर्ट मैं साइन कर रहा हूँ, 24 की सॉरी, और 23 की जाहिद मिलियन कंपनी ने की हुई। 24 की कौन कर रहा हूँ मैं, यकूब एंड कंपनी, 23 की जाहिद मिलियन कंपनी ने की हुई है। तो आपने अपनी रिपोर्ट में, मैंने ऑडिट रिपोर्ट के एंड पे अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करना है जिसमें लिखना है कि प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय जाहिद मिलियन कंपनी हु ऑन दिस डेट गिव दिस टाइप ऑफ ओपिनियन, जिसने इस तारीख को ये ओपिनियन दिया था इस 23 की रिपोर्ट में। ये कब है? अगर पिछला ऑडिट आपने ना किया हो, ठीक है। अच्छा अगर 23 ही मैंने किया हो फिर ये कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा अगर 23 का ऑडिट ही ना हुआ हो,
23 का हो सकता है ना। मेरे पास एक केस आया इस दफ़ा, एक एनजीओ है वो काम करती रही 10 12 15 साल, वो इस साल मेरे पास आ गई कि ये हमने ऑडिट करवाना थी 23 का, अब आया 23 का ऑडिट करवाना है। तो मैंने कहा 22, कहते वो तो हमने ऑडिट कभी करवाया नहीं, मुझे जरूरत नहीं, अब जरूरत पड़ी है। तो मैंने कहा 22 से करवाना नहीं, कहते नहीं हमें नहीं करवाना, हमारे इतने मेरा पैसे हैं, अब हमसे इस साल की फीस लें। अब मैंने क्या किया, इस साल की फीस अपनी रिपोर्ट में क्या किया, अजर मैटर में डिवाइड किया, उसमें लिखा द प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अनऑडिटेड, खत्म। लोगों को पता लगा पिछला ऑडिट नहीं हुआ। हाँ, अब आपकी ओपनिंग स्टैंडर्ड में कहता है, अब चूंकि ओपनिंग स्टैंडर्ड ओपनिंग फिगर्स का ऑडिट, तो उसको ओपनिंग की किसको लेनी पड़ेगी, हम ही लेना पड़ेगा उसको आगे। वो ओपनिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स में, ओपनिंग बैलेंस आपके कोर्स में नहीं है, वो स्टैंडर्ड 500 सीरीज का स्टैंडर्ड है, आपके कोर्स में नहीं है। समझ गए, याद रहेगा। अच्छा, इसकी मैंने कोई प्रैक्टिस करवाई भी थी, अगर 233 पेज में है ना, टू 233 पेज पे इसमें पॉइंट नंबर जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट 8 है कि 7 है, क्या कहते हैं इसको, 8.8 है ना। एक थोड़ी सी नंबरिंग ख़राब है बुक की, ठीक है। ये पॉइंट 8 है, और जो आपकी रिपोर्ट में आ रहा है ना, ये देखें, ये पॉइंट है 8 है, और रिपोर्ट में पॉइंट 9 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 पढ़ लेते मैटर, मैं पढ़ूँ जी। अदर मैटर क्या कहता है, द प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटेड बाय। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 में क्या कहता है कि दिस पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस वेयर द ऑडिट ऑफ द कंपनी इज ऑडिटेड द कंपनी सेम इन प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले दफा भी आप कर रहे थे, आप कर रहे थे, इस पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, पिछले साल ऑडिट हुआ नहीं है, तो अभी फैक्ट लिखते हैं पिछला ऑडिट नहीं हुआ, और हुआ किसी और ने किया तो लिखते हैं भाई किसी और ने किया, उसने इस तारीख को ये रिपोर्ट दी। क्लियर हो गया। अच्छा, स्क्रॉल कर लेंगे खुद ही आगे। इससे पहले कौन सी रिपोर्ट है, ताज टेक्सटाइल। ताज भी ना मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। इसमें इससे मिलती जुलती रिपोर्ट मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, किसी कंपनी की इससे मिलती जुलती रिपोर्ट है। अनवार स्पिनिंग मिल समथिंग थी उस, इसमें भी क्या है, एडवर्स ओपिनियन है। एडवर्स ओपिनियन क्यों दिया है, पॉइंट नंबर 1 की वजह से, ए में गोइंग कंसर्न का इशू है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएटली यूज किया मैनेजमेंट ने, ठीक है। हमने इस पॉइंट नंबर 1 की बेस पे क्या कर दिया, एडवर्स, और बाकी पॉइंट बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने कहा था एम तक पॉइंट्स हैं, ये सारे हमने ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए, 705 कहता। मैं इस रिपोर्ट को स्किप कर रहा हूँ, वापस आ जाएँ, उस्मान फैब्रिक्स पे आ जाएँ। अच्छा, इसमें क्या है, एडवर्स ओपिनियन दे रहा ऑडिटर, क्या पॉइंट ए से लेके जी तक। ए पॉइंट क्या है, वही गोइंग कंसर्न का, बाकी पॉइंट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ऑडिटर, पॉइंट नंबर बी में कि कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस अमाउंटिंग टू ₹107 मिलियन जो है ना, ये अनकन्फर्म्ड रह गए। बैंक हमें क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स, क्यों, इसमें भी बैंक के साथ लिटिगेशन चल रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी में 7.1 मिलियन का अक्रूवल लायबिलिटी स्टैंड नहीं की, अक्रूवल मार्कअप स्टैंड नहीं किया, कोई कहते मैंने नहीं देना। देखें, मैंने नहीं देना से फर्क नहीं पड़ता, बैंक के मैंने नहीं लेना फिर समझ आती है, ठीक है। तो वो 7 मिलियन प्रिवेयर नहीं डाली हमने उस पर इसको, ठीक है। अच्छा, आगे हैं, कंपनी के लीगल एडवाइजर में हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, फिजिकल स्टॉक काउंट नहीं कर सके। एफ पॉइंट में कहता है ट्रेड डेट्स 52 मिलियन के हमें नहीं पता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर बैंक बैलेंस भी अनकन्फर्म लगे पॉइंट जी में, बैंक बैलेंसेस भी अनकन्फर्म्ड रह गए। समझ आया जी, हमने इसकी
सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी। अब आपका काम क्या है कि ये जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना, इनको पढ़ें, समझें, देखें कैसे ड्राफ्टिंग हुई है इनकी। ठीक है, आ जाए 706 पे आ जाए, पेज 250 पे। हमने क्या पढ़ा था? ऑडिट रिपोर्ट दो तरह की होगी, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। मॉडिफिकेशन दो तरह की आएगी, डेट इफेक्ट, फ्रेंडशिप एंड डेट डू नॉट। डेट इफेक्ट ने हमने तीन तरह का पढ़ा, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। इसे हम दो तरह पढ़ेंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस स्टैंडर्ड के एप्लीकेबल होने के लिए ज़रूरी है, इस स्टैंडर्ड के एप्लीकेबल होने के लिए ज़रूरी है कि उस मैटर पे जिस पे आप एम्फेसिस देने जा रहे हैं या अदर मैटर देने जा रहे हैं, उस पे ये ना लगता हो। 705 मैं रिपीट करता हूँ, गौर से मेरी बात सुनना जरा। अभी हमने प्रैक्टिस की, हमने देखा कि एडवर्स लगा या डिस्क्लेमर लगा या क्वालिफिकेशन आई, साथ ऑडिटर ने एम्फेसिस दे दिया या इकट्ठा कर दिया एक रिपोर्ट में, लेकिन मैटर्स और थे। यहाँ पे गोइंग कंसर्न का इशू था और यहाँ पे कोई केस चल रहा था। ये हो सकता है ये, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उस मैटर पे बनती क्वालिफिकेशन हो या बनता एडवर्स हो या बनता डिस्क्लेमर हो, आप एम्फेसिस दे दें। आप उस पर समझ गए? क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये एक रिपोर्ट में इकट्ठे हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। हो, हाँ, जिस मैटर पे 706 लगा रहे हैं आप, उस पर 705 ना लगता हो। क्योंकि उस पर 705 लगता होगा, 705 कब लगेगा? जब मिसस्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन होगी। तो अगर स्कोप लिमिटेशन है इस मैटर पे जिस पे आप एम्फेसिस लगाने जा रहे हैं, या मटेरियल या उस पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो फिर तो ये लगेगा, फिर ये नहीं लगेगा। 756 के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि जिस मैटर पे आप एम्फेसिस देने जा रहे हैं, जिस मैटर पे अदर मैटर पे देने जा रहे हैं, उस मैटर पे उस 705 एप्लीकेबल ना हो। तो अगर 705 एप्लीकेबल हुआ फिर तो हमें 705 लगाना है। फिर बनता वहाँ पे डिस्क्लेमर था, आप एम्फेसिस से क्या लें। बनती वहाँ पे स्कोप लिमिटेशन वैसे क्वालिफिकेशन थी, अब एम्फेसिस लगा के आ जाएं। ये मटीरियल में स्टेटमेंट प्रिवेसी वाली वैसे एडवर्स बनता था, आप क्वालिफिकेशन अब आप ये लगा के आ जाएंगे, एम्फेसिस। ठीक है, जो बंदा वो ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है। एक बंदा गांव वापस आया, मुंह लाल हुआ चिवेड़े खा खा के, हैं? हाँ, तो वो लोगों ने पूछा ये क्या होगा, चिपेड़े पड़ी मुझे। चिपेड़े को तुम्हारे पास बंदूक थी? कहते मैं छुपा ली थी। जो डाकू है मेरी बंदूक। तो आपको तो स्टैंडर्ड ने पकड़ाया था ट्रिगर 705 का। क्यों? क्यों मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, ये स्कोप नहीं हो, तो तुमने दबा देना ट्रिगर, और आप उस पर एम्फेसिस से क्या गए। ठीक है, समझ आ गई है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 705 के लिए ज़रूरी है कि जिस मैटर पे आप 706 के लिए कि जिस मैटर पे आप 706 की वजह से एम्फेसिस या अदर मैटर देने जा रहे हैं, उस पे 705 उस मैटर पे 705 ना लगता हूँ। याद रहेगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन के चांसेस भी ख़त्म हो जाए।
706 लगने के लिए ज़रूरी है कि जिस मैटर पे आप एम्फसिस या अदर मैटर देने जा रहे हैं उस मैटर पे 705